दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी होलिका दहन। हबीब का दिन उस दिन बड़ी तेजी से बीता। सुबह ब्रश करने भर की रही, दोपहर 3:05 में कट गई और शाम घर के पीछे आके ऐसे दुबकी जैसे ठंड लग रही हो। ठंड भी थी लेकिन इतनी नहीं कि सही न जाए, इतनी कि हाफ स्वेटर में काम चल सके और मफलर कंधे पे लिपटा इतरा सके। कुछ ऐसी ही कंडीशन में हबीब मियाँ तेजी से पैदल चले जा रहे थे। हबीब रोज अपने सैलून तक आने जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते थे, लेकिन आज पैदल लगभग भागे जा रहे थे। अपने घर से निकलने वाली कच्ची सिंगल लेन पे रपटते हुए वो जल्द ही गांव की पक्की पे आ गए। पक्की 3 महीने पहले ही बनी थी, लेकिन गांव वालों ने नहर से पाइप लगा के सीधे अपने खेतों तक पानी पहुंचाया था। नतीजा, ईंटें गीली होकर गल गई थीं और रही सही कसर आने जाने वाले थ्रेशरों ने पूरी कर दी थी। हबीब पक्की सड़क को पार करते हुए नहर की पुलिया तक पहुंचे ही थे कि धूल उड़ाता एक थ्रेशर गुजर गया। ट्रैक्टर चालक काफी हुनरमंद और जवांदिल जान पड़ता था। उसके बाल नुचे थे, जीन्स फटी थी और होठों में नथुनी टंगी थी। ट्रैक्टर की बैटरी से उसने ट्रॉली में रखा MP4 जोड़ दिया था। उसमें राम लखन पिक्चर का 1, 2 का 4 रीमिक्स वर्जन खूब जोर से बज रहा था। बीच बीच में DJ राहुल की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हबीब की सवारी पैदल चल के राजबली सिंह के घर तक पहुंच गई थी। राजबली सिंह का घर नया नया बना था। बाहर का पलस्तर एकदम नया था। हबीब उसके ओसारे में खड़े हाँफ रहे थे। राजबली सिंह का झबरा भी हबीब के बगल में खड़ा होके हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों में हाँफने की प्रतियोगिता हो रही है। कक्का है का? हबीब ने हाँफते चेहरे पे गमछा मारते हुए पूछा। राजबली को पूरा गांव कक्का ही कहता था। हालांकि उन्होंने गांव के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था कि जिसके एवज में उनको इज्जत दी जाती। फिर भी लोग उनका मन रखने के लिए कक्का कह देते थे। हबीब को उनके सवाल का जवाब नहीं मिला। तभी बिजली आ गई और पंखा धीरे से चल पड़ा। घर के चारों ओर लगे चाइनीज बल्ब नए थे, लेकिन पंखा पुराना था, जिसमें 2 हाथ लंबा एक रॉड लगा था और पत्तियां मानो तस्दीक कर रही हो कि कैलेंडर पुराना है, बदल दीजिए श्रीमान। हबीब, पीछे से आवाज आई। बरामदे में खड़े हबीब मियाँ चौंके और पीछे पलट गए। 90 साल के राजबली साइकिल से उतर रहे थे। कहा हो हबीब, यहाँ कहां से? राजबली सिंह ने साइकिल बरामदे को छुई से टिकाते हुए कहा। पानी लाना रे, कितनी गर्मी है। उन्होंने घर के अंदर बिना देखे आवाज लगा दी। बाबू, हम आपको ही देखने आए थे, हबीब ने कहा। हाँ तो कहो, क्या समस्या है? वही पंखा जरा तेज करो, नया रेगुलेटर लगाएं। हबीब उठते हैं और पंखे के रेगुलेटर को पूरा ऐंठ देते हैं। पंखे पे असर नहीं पड़ता, रेगुलेटर उनके हाथ में निकल के आ जाता है। राजबली देखें इससे पहले वो उसको वहीं ठूंस के कहते हैं, बस इससे तेज नहीं हो पाएगा। राजबली पंखे की तरफ देख के कहते हैं, कुछ कह रहे थे हबीब? हाँ कक्का, आज होलिका दहन है और हमें डर है कि गांव के लोग हमारा छप्पर उठा के होलिका में फूंक देंगे। सुबह से 2 बार धमकी भी मिल चुकी है। ऐसे कैसे उठा ले जाएंगे? राजबली सिंह के होते हुए गांव के किसी आदमी का छप्पर नहीं उठेगा। पिछली बार जो भी होली की रात हुआ वो भूल जाओ। हबीब अभी भी खड़े थे और झबरा बगल की फाइबर की कुर्सी पे बैठा था। राजबली सिंह ने झबरा को कुर्सी छोड़ने का इशारा किया और हबीब को बैठने का। झबरा गुस्से में उतर के धूल झाड़ने लगा। उन्होंने कहा, थोड़ा दूर चले जाया करो यार। झबरा पे कोई असर नहीं हुआ, वो धूल झाड़ता ही रहा। राजबली फिर बोले, और अब घर में 2 चाय बोल के आओ। झबरा वहां से हिलते हिलते चला गया और हबीब और राजबली की बात फिर से शुरू हो गई। इस बार जितने उपद्रवी लड़के हैं ना, हमने सबकी नकेल कस दी है। घरों में फरमान भिजवा दिया है कि पुआल, सरपत, लकड़ी और तेल के अलावा होलिका में कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। हर घर से श्रद्धानुसार जो मिलेगा वही होलिका में दहन होगा। किसी की मर्जी के बिना जबरदस्ती कुछ नहीं लिया जाएगा। छप्पर तो बहुत दूर की बात है। हबीब की जान में जान आई। उन्होंने अपनी कुर्सी राजबली के करीब खिसका ली और गमछा हाथ में भर के प्रार्थना की, मालिक देखिएगा, 7 कोस दूर से भरी दोपहरी में 15 मन सरपत लाए थे। हमसे ज्यादा मेहनत शकीना ने की है, उसी की वजह से ही छप्पर बना है। अब वो पेट से है, अगर ही चला गया तो न सिर्फ जानवर बल्कि हम लोग भी बेघर हो जाएंगे। ऊपर वाले की छत का अब कौनो आसरा नहीं रहा। जब से उसने सुनना बंद किया है तब से हमको हर बात कह के बतानी पड़ती है। हबीब के हाथ कांप रहे थे।
थोड़ी देर में रो ही देते कि झबरे ने बीच में भौंक दिया। झबरे के पीछे राजबली का नौकर डॉक्टर चाय लेके आ गया था, राजबली को ग्लास में और हबीब को कुल्हड़ में। तुम टेंशन में काहे हो इतना? चाय का सिप लेके राजबली बोले। 90 साल के राजबली के 32 दांत 30 साल पहले साथ छोड़ चुके थे। तब से वो खाते भी चुबला के थे और बतियाते भी चुबला कर थे। हबीब चाय पी रहे थे कि डॉक्टर ने हबीब से कहा, चाय पी के कुल्हड़ बाहर फेंक देना। हबीब ने एक ही झटके में पूरी चाय पी ली और कुल्हड़ को दोनों हाथों से बनी अंजुली में रख के बैठ गए। ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ के बैठे हो। राजबली कहते जा रहे थे कि अब तुम जाओ और निश्चिंत होकर सो जाओ, कोई तुम्हारा छप्पर लेके नहीं जाएगा। होलिका दहन होगा, लेकिन जो सामान लोग श्रद्धापूर्वक देंगे बस उसी सामान से। हबीब उठे और उन्होंने कुल्हड़ खेत में फेंक दिया। राजबली ने उनको अजीब सी नजरों से देखा। हबीब साइकिल लेके चलने लगे। पीछे से आवाज आई, साइकिल ले जानी है क्या? हबीब को समझ आया कि ये उनकी साइकिल नहीं है। उन्होंने कहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है मालिक, ये तो आपकी साइकिल है। हबीब वापस उसी रफ्तार से चल के राजबली के घर से दूर निकलते गए। शाम भारी हो गई थी, मानो किसी ने उड़ती धूल पे पानी फेंक दिया हो। हबीब के मन में डर इतना भारी था कि छप्पर को फिर से देख लेना चाहते थे। उनको अपने आसपास गांव की वो उपद्रवी आकृतियां दिखाई दे रही थीं जो उनका छप्पर उठाने की धमकी देके गए थे। हबीब नहर पे पहुंचे और पुलिया पे बैठ के एक सांस ली। वहां से उनका छप्पर सलामत दिख रहा था। पुलिया पे बैठे हबीब ने नहर की ओर देखा। नहर में बड़ी नहर से छोड़ा गया ताजा और नया पानी आ रहा था। उन्होंने पानी हथेली में भर के मुंह पे मारा और घर के बाहर वाले हिस्से को बुहारती शकीना दिखी। वो तेज कदम से घर पहुंचे। क्या कर रही हो? कितनी बार तुमसे कहें हम कर देंगे। इस हालत में तुम ये सब मत क्या करो, बच्चे को तकलीफ होगी। हबीब ने अपनी खटिया को जमीन पे गिराते हुए कहा। शकीना मुस्कुराई और बोली, छप्पर बचेगा कि नहीं? लगाया है अर्जी राजा दहू के दरबार में। खटिया पे लेटते हुए हबीब बोले, हाँ कह तो आए, लेकिन इन सब का कोई भरोसा नहीं है। अकेला जान के सब कुछ भी कर सकते हैं। हम सो लेते हैं, तुम हमको 9 बजे तक जगा देना। आज की रात हम छप्पर के बाहर की रखवाली करेंगे। अरे ओ अल्लाह के फरिश्ते, दिमाग दुरुस्त है या फिर उस तरह के साथ सलून में छोड़ा है? जानवरों के गोबर पानी के बीच पूरी रात कैसे कटेगी तुम्हारी? छप्पर तो कोई ना उठा पाएगा, लेकिन तुमको मच्छर जरूर उठा ले जाएंगे। तुम यहीं रहोगे, हम कह दिए सो कह दिए। सो जाओ, 9 बजे उठाएंगे, लेकिन खाने के वास्ते। ये छप्पर का पचर पचर बंद करो। खटिया पे लेटे लेटे हबीब आसमान को देखने लगा। उन्हें सेना में तैनात अपने छोटे भाई नजीर की सूरत दिखाई दी। क्रिकेट का शौकीन नजीर अपने सीनियर से क्रिकेट टीम में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन सीनियर उसको ठीक वैसे ही दिलासा देता है जिसे राजबली हबीब को दे रहे थे। हबीब उससे सपने में ही कहते हैं, तू भरोसा मत करियो, अकेला है तू, देख हम भी तो अकेले हैं। तू गांव आजा, हम दोनों मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। हबीब सपने में नजीर से लगातार बातें किए जा रहा है और अपने पेट को बिना हाथ लगाए सिकुड़ सिकुड़ के हंसे जा रहा है। अंदर चौके पे बैठी शकीना को इल्म हो जाता है कि हबीब सपने में नजीर को जी रहा है। शकीना हंसती है और मुनव्वर मां के चेहरे को पेट के अंदर ही पढ़ के लोटपोट होने लगता है। मुनव्वर आने वाले बच्चे के लिए शकीना का पसंदीदा नाम है, जिसपे हबीब अपनी मुहर लगा चुका है, और नजीर ने भी फोन पे लंबी सी दुआ पढ़ के शकीना के कानों में आने वाले मुनव्वर की नजर उतार दी है। शकीना एक रोटी तवे पे फट करके रखती है और चूल्हा फूंकती है। सामने की टाट से गांव के बंजर में तेज रोशनी दिखाई देती है। शकीना के होश उड़ गए और वो रोटी तवे पे छोड़ के हबीब के पास तक दौड़ती आती है। हबीब और नजीर की बातचीत में वो बिना बताए घुस जाती है और कहती है, सुनो देखो होलिका दहन हो रहा है। हबीब उठता है और बेतहाशा छप्पर की ओर भागता है। चप्पल खटिया के नीचे छोड़ देता है, जबकि उसको पता है कि रास्ते में बबूल के कांटे होंगे। भागते हुए हबीब होलिका की बढ़ती लौ को लगातार देखता जाता है। राजबली सिंह की क्रूर हंसी उसको होलिका की आड़ में दिखाई देती है। वो हांफते हांफते छप्पर तक पहुंचता है। छप्पर जस का तस रखा है, उसकी जान में जान आती है। हांफते हबीब को देख के जानवर अपने खूंटे पे खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि मालिक बेवजह कैसे आ गए। हबीब पहले उनको न देख के पूरे छप्पर को ध्यान से देखता है, मानो एक एक सरपत गिन रहा हो। हबीब की सांस धीरे धीरे सामान्य होती है
वो जानवरों की बौखलाहट को समझ जाता है। गाय की सींग पे हाथ रखता है तो वो झिड़क देती है, मानो कहना चाह रही हो कि यार बेवजह नींद से जगा दिया। अब हबीब से ज्यादा उनको कौन समझेगा। वो फिर से सींग पे हाथ रख के कहता है कि देखो, आज की रात तुम लोग अपने आशियाने की रखवाली करना। अगर ये लोग छप्पर ले गए तो साल भर जाड़ा, गर्मी, धूप तुम सभी को खुले आसमान के नीचे रहना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए अभी नया छप्पर बनवा दूं। क्या हुआ? हबीब ने पीछे पलट के देखा तो लालटेन हाथ में लिए शकीना खड़ी थी। हबीब छप्पर से बाहर निकल आया। उसने देखा कि शकीना घर से पैदल लालटेन लेके चली आई थी। उसने कहा, अरे तुम क्यों आ गई? मैं तो आ ही रहा था, तुम रुक जाती वहां। लेकिन शकीना कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अब वो छप्पर के नजदीक आ गई थी। हबीब अभी भी छप्पर को निहार रहा था। शकीना ने और नजदीक आके कहा, देखो, तुमको इतनी नींद आती है, वैसे भी तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अब मैं इस छप्पर की रखवाली करूंगी। हबीब पलटते ही बोला, तुम घर जाके आराम करो। होलिका तो पूरी रात जलने वाली है, तो क्या इस सर्दी में रात भर मुनव्वर के साथ नहर के पानी के पास बैठोगी? मेरी बात मानो, जाओ, हम ही देख लेंगे। तुम बस खाना और होलिका में देने वाला सामान हमको दे देना। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां जाके मुंह दिखा के आ जाएंगे, ताकि लोगों का ध्यान हमारी तरफ से हटे और ये न लगे कि ना आने वालों में हबीब भी है। हबीब छप्पर के सामने की पुलिया पे बैठ गए। चांदनी रात थी। इक्का दुक्का मच्छर भन भन का सुर हबीब के कान के पास निकालते हुए गुजर जा रहे थे। लेकिन जीवन का सुर बिगड़ जाने का डर इस कदर था कि मच्छर नींद को दूर रखने में सहयोगी लग रहे थे। शकीना आई, हबीब ने खाना खाया। कुछ उपले, एक बंडल पुआल और सूख चुकी सरसों को लेके वो चल पड़े होलिका दहन की ओर। होलिका अपने चरम पे थी और बंजर जमीन की ओर से नारों का स्वर भी गूंज रहा था। ज्यों-ज्यों हबीब होलिका की तरफ बढ़े, त्यों-त्यों उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। ज्यों-ज्यों हबीब होलिका के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, त्यों-त्यों लपटों की गर्मी उनको महसूस हो रही थी। हबीब होलिका के नजदीक पहुंचे तो सबसे पहले राजबली सिंह खड़े दिखे। उन्होंने कहा, होलिका का सामान लाए हो क्या हबीब? हबीब कुछ बोले, इससे पहले गांव के ही एक मुस्टंडे ने उनके हाथ से वो सामान का झोला छीन लिया। राजबली फिर से बोले, इसे भोर में होलिका में डाला जाएगा। हबीब ने हाँ में सर हिला दिया। इतना कहने के साथ ही राजबली मिट्टी के एक टीले पे जाके बैठ गए। टीले पे छोटा सा गद्दा बिछा था और बगल में एक जग में ढक के पानी रखा हुआ था। जग के ऊपरी सिरे पे रखी प्लेट में कुछ कंचे रखे हुए थे। देखते ही देखते होलिका के आसपास खड़े 10 से 15 युवाओं ने राजबली के सामने एक रेखा खींच दी और साथ साथ के समूह में अलग हो गए। हबीब भी अब हल्का सा राजबली के पास खिसक आए थे। उनका मन अभी भी कह रहा था कि एक बार और राजबली से आश्वासन ले लिया जाए। दूसरी तरफ उनको लग रहा था कि कहीं कोई दूसरा दल पीछे से जाके उनका छप्पर न ले आए। शकीना किससे मदद मांगेगी? हबीब को बेतरह अपने भाई नजीर की याद भी आ रही थी। नजीर होता तो आर्मी की धौंस दिखा देता, फिर देखता कि राजबली और गांव वाले उसका क्या बिगाड़ लेते। हबीब को बगल में आता देख के राजबली बोले, सामान समर्पित हो जाएगा तुम्हारा होलिका मैया को। सब दुख बिला जाएंगे और सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। अब और क्या चाहिए? देखो, तुम लोगों का यहाँ ज्यादा देर तक रहना उचित नहीं है। अभी पूरे गांव के लड़के कौड़िया निशान खेल रहे हैं और तुम्हारा छप्पर भी सुरक्षित है। फिर चैन से जाओ और टाइम पे सो जाओ। सुबह फगुआ है, रंग खेलने आना और भांग भी तो घोटनी है। हबीब ने थोड़ी दूर से ही रामबली को सलाम किया। रामबली ने देखा नहीं। उन्होंने पानी वाले जग के ऊपर रखे प्लेट में से एक कंचा उठा के हवा में गांव के लड़कों की ओर फेंक दिया। लड़के गिद्ध की तरह कंचे पे टूट पड़े। अपने हाथों से बंजर की रेत में वो उस कंचे को खोजने लगे। होलिका की रोशनी में उनके चेहरे बारी बारी से रोशन हो रहे थे। हवा का हर झोंका एक पर्दे का काम कर रहा था, जो कभी इसके तो कभी उसके चेहरे पे चमक रहा था। हबीब चलते चलते उनको देखे जा रहे थे और होलिका की रोशनी से दूर होते जा रहे थे। तभी कंचा एक लड़के के हाथ में लगा और उसने आवाज लगाई, गोली मैंने पाई है। एक के बाद एक दूसरी टीम के सारे सदस्य उस लड़के से गोली छीनने के लिए टूट पड़े। इधर हबीब ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। गोली पाने वाला लड़का अब जमीन पर लगभग घिसटते हुए राजबली की तरफ आ रहा था। राजबली के पास पहुंच के उसने लाइन के उस पार गोली राजबली की ओर फेंक दी। दूसरी टीम के लड़कों ने उसको छोड़ दिया और राजबली ने उस लड़के की टीम को 1 अंक देके आगे बताया और हबीब
बिना कुछ जाने अब अपने घर की ओर बढ़े जा रहे थे। वहां पे छप्पर अभी भी उनकी प्राथमिकता थी। हबीब वापस उसी पुलिया पे आ गए, वहां जहां पे वो शकीना को छोड़ के गए थे। पुलिया से घर की लालटेन जलती दिख रही थी, यानी शकीना अभी हाल में ही सोई थी। उनको पता था कि देर रात दूसरी बार नींद में जाने से पहले वो जरूर उठती है और लालटेन तभी बंद करती है। हबीब को छप्पर जस की तस दिख रही थी और उसको आश्वासन मिला कि सब कुछ ठीक है। सर्दी बढ़ गई थी, वो उसकी बूंदें आसमान से जमीन तक आने में सहज हो गई थी। पुलिया पर बैठे हबीब ने अपने शरीर को मोड़ के धनुष कर लिया और लेट गया। आसपास की फर्श गीली थी, सामने छप्पर दिख रही थी और उसके नेपथ्य में घर की लालटेन। उसको शकीना का सुकून में सोता चेहरा भी दिखा। आंखों के पानी को एक हिचकी आई और कोने से बह निकला। होलिका दहन वाले मैदान में खेल का शोर और भी दैवीय और डरावना हो चुका था। हबीब के चेहरे पे एक मुस्कान आती है। उसको लगता है कि मुनव्वर ऊनी कपड़ों में सजा धजा उसके बगल में बैठा है। मुनव्वर ने उसके एक हाथ को फर्श पे पकड़ के दबा रखा है और पहली बार मुनव्वर की आवाज उसके कानों में गूंजती है, अब्बू अब्बू, ओका बोका तीन तलोका लैया लाची चनन काटी। हबीब पुलिया पे लेटा आसमान को देख के मुस्कुरा रहा है, मानो सारे गमों से दूर है। छप्पर अब कोई समस्या नहीं रह गई है। तभी एक आवाज हबीब के सपने को भेदते हुए आती है, या अल्लाह, ये सब जिंदा जिन कहां लिए जा रहे हैं हमारा आशियाना। हबीब को नींद में लगा कि न जाने क्या हो रहा है। शकीना की आवाज कहां से आ रही है? उसके साथ तो सिर्फ मुनव्वर था, लेकिन हकीकत में छप्पर के पैर लग गए थे। 8-10 या फिर उससे भी अधिक पैरों पे सवार छप्पर खेतों के बीच से नहर की ओर चला जा रहा था। हबीब अभी भी अपने सपने में मगन था। शकीना ने हबीब को फिर से आवाज लगाई, लेकिन उसने सुना नहीं। शकीना के पास अब कोई चारा नहीं था। हाथों में फसल काटने वाली दराती लेके शकीना ने छप्पर के अंदर छिपे उन सारे चेहरों को चेतावनी दी, रात तुम्हारी ना हुई तो भोर की आड़ में ये काम कर रहे हो तुम लोग। शकीना अपने पेट और मुनव्वर को संभाले उनके पीछे बिना किसी डर के भागे जा रही थी। भागना तो क्या था, शरीर भारी होने की वजह से वो बस चल पा रही थी। छप्पर के नीचे चल रहे पैर तेज हो गए। होलिका तो बुझ गई, अब तुम्हारे अंदर की आग अभी भी चल रही है, बेजुबानों की आह लगेगी। इतना कहने के साथ शकीना ने एकदम से अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर खींच लिया। चलने में सहूलियत हुई तो शकीना की एक दहाड़ती हुई आवाज गूंजी, आज होलिका बलि लेके शांत रहेगी, देखते हैं तुम लोग कैसे ही अत्याचार करते हो। छप्पर के पैर उसी स्पीड पे नहर की ओर चलते रहे, लेकिन शकीना ने अपना रास्ता बदल लिया। उसने अब जुते हुए खेतों से शॉर्टकट लेके होलिका मैदान तक पहुंचने की बात सोची। मुंह में जो आता अंट शंट बकते हुए और हबीब की तरफ देखते हुए शकीना होलिका ग्राउंड तक पहुंच गई। टीले पे बैठे राजबली सिंह के होश शकीना का ये रौद्र रूप देख के उड़ गए। शकीना अब होलिका के ठीक सामने खड़ी थी। रात भर जली होलिका में अभी भी इतनी आग थी कि उसके पास खड़ा होना मुश्किल था। शकीना के अंदर से न जाने कहां से इस तेज को सहन करने की क्षमता आ गई थी। पसीने से लथपथ, चेहरे पे बिखरे बाल, हकर हकर हांफती और हाथ में दराती लिए खड़ी शकीना इस बात की तस्दीक कर रही थी कि रात के बाद हुई इस सुबह में होलिका माई प्रकट हो चुकी हैं। प्रहलाद के रूप में मुनव्वर उनके गर्भ में से सब देख रहा है। राजबली की 90 साल की ठकुरई उनके दांत जैसी हो गई थी, न चुभलाई जा रही थी न चबाई जा रही थी। एक कदम पीछे होने के बाद वो अपनी साइकिल छोड़ के वापस उसी रास्ते पे भागे जिधर से आए थे। उनको भागता देख छप्पर के पैरों में भी ताले लग गए। छप्पर जमीन पे गिर गया और पैर राजबली की ओर ही भागने लगे। ये पैर भीड़ थे, जिस भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता। इनका भी नहीं था। शकीना अभी भी उसी तरह खड़ी दहाड़ रही थी। उसके ठीक सामने वो छप्पर गिर पड़ा था जिसके लिए रात इतनी लंबी बीती थी, लेकिन अब रात बीत चुकी थी। शकीना का दुख कम हुआ था और जीवन ज्यादा हो गया था। हबीब का सपना टूटा था, लेकिन पुलिया पे खड़े होके वो होलिका की आड़ में खड़ी शकीना को देख नहीं पा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।